सभी एस्पिरेंट्स का इस हाई यील्ड रिवीजन मॉड्यूल में स्वागत है। आज का हमारा टारगेट एकदम क्लियर है। हम भारतीय इतिहास के पूरे 1000 साल के सफर को डिकोड करके एक सटीक एग्जाम फोकस्ड रोड मैप तैयार करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए मध्यकालीन इतिहास अक्सर एक भूल भुलैया सा लगता है, लेकिन आज हम सिर्फ उन जरूरी तारीखों, टर्म्स और सिस्टम्स पर फोकस करेंगे जो सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट आज के एजेंडे पे नजर डालते हैं। हम पावर के कंसोलिडेशन और फ्रैगमेंटेशन की इस हिस्टोरिकल साइकिल को 6 मेजर एराज में ट्रैक करेंगे। शुरुआती इस्लामी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, दक्षिण भारत के साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य और आखिर में मराठा शक्ति का उदय। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले एरा की तरफ और देखते हैं कि शुरुआती विदेशी हमलों के साथ उत्तर भारत की सत्ता का पेंडुलम कैसे शिफ्ट होना शुरू हुआ। अब यहाँ क्रोनोलॉजिकल प्रोग्रेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का अरब आक्रमण महज एक घुसपैठ थी। गजनवी के दौर में यह सोमनाथ जैसी जगहों पर भारी लूटपाट में बदल गई। लेकिन असली गेम चेंजर था 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। मोहम्मद गौरी की इस जीत के बाद हमलावरों ने यहीं परमानेंट रूल स्थापित करने का फैसला किया। और हां, 1199 में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा का विनाश हमारी सांस्कृतिक विरासत पर एक बहुत गहरी चोट थी। गौरी ने जो बेस तैयार किया उसी ने दिल्ली सल्तनत के लिए रास्ता खोला। ये एक ऐसा दौर था जिसे इसके रैपिड एक्सपेंशन और यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है। एग्जाम्स के नजरिए से इस टेबल का तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। इन 5 सल्तनत राजवंशों का सही क्रम बार बार पूछा जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये याद रखना है कि खिलजी वंश का शासनकाल सबसे छोटा था, जबकि तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक राज किया। प्रशासन के मामले में जो सबसे क्रूशल पॉइंट है वो है इत्ता सिस्टम को समझना। इल्तुतमिश का ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने बहुत ही स्मार्ट तरीके से टैक्स कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर और मिलिट्री मेंटेनेंस को एक ही एफिशिएंट सिस्टम में कंबाइन कर दिया था। ये एग्जाम्स का एक बेहद फेवरेट टॉपिक है। अब ये देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने बिना ज्यादा कैश खर्च किए एक मैसिव स्टैंडिंग आर्मी कैसे मेंटेन की। उसका सिंपल फॉर्मूला था जीरो इन्फ्लेशन। उसने अनाज से लेकर घोड़ों तक हर चीज के दाम फिक्स कर दिए। दीवाने रियासत और मार्केट में जासूसों का ऐसा जाल बिछाया कि किसी भी व्यापारी की बेईमानी करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। तुगलक डायनेस्टी में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां थी, जैसे दौलताबाद राजधानी ले जाना या टोकन करेंसी, जो विजनरी तो थी पर बुरी तरह फेल हुई। वहीं दूसरी तरफ फिरोज शाह तुगलक था, जिसने पब्लिक वेलफेयर पर फोकस किया, नहरें बनवाईं और अस्पताल खोले। एग्जाम्स में इन दोनों का कंपैरिजन अक्सर पूछा जाता है। जैसे ही तुगलक वंश कमजोर हुआ, उसका फायदा किसे मिला? बिल्कुल, दक्षिण भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ और शक्तिशाली रीजनल स्टेट्स उभरकर सामने आए। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी जैसे 2 विशाल साम्राज्य खड़े हो गए और इनके बीच बेहद उपजाऊ और हीरों से भरे रायचूर दोआब इलाके के लिए लगभग 200 सालों तक खूनी संघर्ष चला। सही मायनों में यही वो इकोनॉमिक बैटल ग्राउंड था जिसने पूरे दक्कन की पॉलिटिक्स को शेप किया। इस एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म को डबल स्टार मार्क कर लीजिए, नयंकर प्रणाली। ये विजयनगर की मिलिट्री सुप्रीमेसी और अपार संपत्ति की रीढ़ थी। ये काफी हद तक एक बहुत ही अनुशासित सामंती ढांचे की तरह काम करती थी, जिसने राजा की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था। अब एक बात सोचिए, जब राजा जमीन के लिए लड़ रहे थे तब समाज के अंदर क्या हो रहा था? वहां एक बिल्कुल अलग, शांत लेकिन गहरी क्रांति चल रही थी, भक्ति और सूफी आंदोलन। एस्पिरेंट्स के लिए यह फिलॉसॉफिकल डिफरेंस क्लियर होना बिल्कुल जरूरी है। एक तरफ कबीर और गुरु नानक जैसे निर्गुण संत थे जो जाति और कर्मकांडों का तीखा विरोध कर रहे थे, तो दूसरी तरफ तुलसीदास और मीराबाई जैसे सगुण संत थे जिनका फोकस पूरी तरह से ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम और समर्पण पर था। सूफी आंदोलन और उसमें भी खास तौर पर चिश्ती सिलसिला उस दौर में एक जबरदस्त कल्चरल ब्रिज साबित हुआ। उन्होंने ये दिखा दिया कि कव्वाली का संगीत और एक साथ बैठकर खाया गया लंगर बड़े बड़े पॉलिटिकल ट्रीटी से ज्यादा ताकतवर होते हैं लोगों को जोड़ने के लिए। लोधी डायनेस्टी के पतन ने बाबर को 1526 में भारत आने का रास्ता दे दिया और इसके साथ ही नींव रखी गई मध्यकालीन भारत के सबसे सेंट्रलाइज्ड एम्पायर मुगल साम्राज्य की। इस टाइमलाइन को देखिए,
ये सिर्फ डेट्स नहीं हैं, ये एक पूरे एम्पायर की लाइफ साइकिल है। बाबर की सामरिक जीत से लेकर अकबर के स्ट्रक्चरल जीनियस तक, और फिर शाहजहां के सुनहरे दौर से होते हुए औरंगजेब के ओवर एक्सपेंशन और फाइनली डिक्लाइन तक। एग्जाम्स के लिए ये डेफिनेशन एब्सोल्युटली मस्ट नो है। मनसबदारी सिस्टम ने पुरानी सामंती सेनाओं की जगह एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी खड़ी कर दी जो सीधे सम्राट के प्रति वफादार थी। इसमें जात का मतलब था पर्सनल स्टेटस और सवार का मतलब था कि उसे कितने घुड़सवार मेंटेन करने हैं। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि मुगल लेगेसी सिर्फ लड़ाइयों पर नहीं टिकी थी। ये शेरशाह सूरी की इकोनॉमिक बेस, अकबर की रिलीजियस टॉलरेंस और शाहजहां के आर्किटेक्चरल विजन का रिजल्ट थी। लेकिन यह भी सच है कि औरंगजेब के 27 साल लंबे दक्कन अभियान ने शाही खजाने को पूरी तरह से दिवालिया कर दिया था। जैसे ही औरंगजेब के राज में मुगल पावर अंदर से खोखली होने लगी, सह्याद्री की पहाड़ियों से एक नई ताकत का उदय हुआ, मराठा, जिन्होंने बेहतरीन गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके एक नया इतिहास रचा। चौथ और सरदेशमुखी, ये दोनों रेवेन्यू टर्म्स एग्जाम्स में बार बार आते हैं। ये सिर्फ टैक्स नहीं थे, बल्कि ये इस बात का सबूत थे कि कैसे शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य को फंड किया और आसपास के सभी राजाओं पर अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस साबित किया। यहां कीटे कवे है मराठा पावर का स्ट्रक्चरल शिफ्ट। शिवाजी के टाइम पर जो एक बेहद टाइट और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पेशवाओं के दौर में एक फैले हुए डिसेंट्रलाइज्ड कन्फेडरेशन में बदल गया। और इसी ओवर एक्सपेंशन की वजह से 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में वो खुद अपने ही वजन तले दबकर टूट गए। इस रिवीजन मॉड्यूल को खत्म करते वक्त एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल व्हाट इफ हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, अगर मराठे पानीपत का तीसरा युद्ध जीत जाते तो क्या अंग्रेज कभी भारत पर राज कर पाते? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि एक ही लड़ाई का नतीजा किसी पूरे सबकॉन्टिनेंट की डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसी सोच के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।